भी, तो आपको तो खुशी होगी क्या। तो अल्टीमेटली क्या है, ये चैप्टर में आपको एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है। मैं भी लिखवाऊंगा आपको चीजें, लेकिन बेटर रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी से आपके एग्जाम में एक सवाल आ सकता है, इससे या दो आ सकता है मैक्सिमम। ठीक है, एक सवाल तो आप मान के चलो जो आएगा ही आएगा, 100% श्योर आएगा, एनसीईआरटी से पहले बता रहा हूँ। हाँ लड़की बोलो जानवी। तो कल हाँ मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आपने कहा कि के जितना छोटा होगा हमारा रेट उतना हमारा रिएक्शन उतना स्लो होगा। हाँ। लेकिन सर जो के है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, और कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट नहीं, के। कब बोला कि हम इनवर्सली सर, प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, कभी सर नहीं हमने बोला। पढ़ा तो है के इक्वल्स कॉन्सेंट्रेशन की पावर -1 बेटा इंटू माइनस में टाइम। अल्फा पढ़ा है, कुछ भी हो सकता है यार, ऑर्डर तो कुछ भी हो अच्छा, सकता है ना। मतलब हमारा जो रेट होता है वो के डायरेक्टली बिल्कुल प्रोपोर्शनल रेट, होता है इसलिए। हाँ रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा। और कॉन्सेंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए अब सब लोग ध्यान से सुनिए, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। तो मैं आपको बता रहा था यार, एक सवाल इसका आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। एनसीईआरटी से आपको ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है एनसीईआरटी से, मैं बता रहा हूँ। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज्यादा अच्छे से आपको, मतलब ऐसा चैप्टर है आप खुद भी एनसीईआरटी लेके बैठोगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इतना आसान चैप्टर है, मतलब ऐसा सच कुछ नहीं है, पर जितने भी टेक्निकल टर्म्स रहेंगे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, मान लो रिएक्शन 5 स्टेप में हो रही है, तो सबसे जो स्लो वाला रहेगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं चैप्टर यार। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, एक बार हमें एक चीज पढ़नी है, क्या पढ़नी है, इसमें सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री पढ़नी है। तो सरफेस केमिस्ट्री में बेसिकली ना हमें यदि देखा जाए तो आपको सबसे पहले पढ़ना है एडजोर्शन। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है कैटालिस्ट, फिर पढ़ना है एंजाइम्स, सेम ही होगी बात, कोलाइड्स। तो ये 4 टॉपिक प्राइमरीली है इस चैप्टर के, इनके अंदर हम पढ़ेंगे। अभी देख लूंगा शुभांगी मैं तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कल की क्लास में आप मॉड्यूल करके लाएंगे, अपने डाउट पूछेंगे। कल की क्लास जो भी होगी, मतलब नेक्स्ट क्लास आपकी जो भी होगी, आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हो, पूरी क्लास डेडिकेटेड है केमिकल काइनेटिक्स के लिए अगेन। तो मॉड्यूल आप खत्म करके लाएंगे, अपने डाउट जो भी आपको पूछना है पूछ लेंगे। एक दिन का गैप दिया मैंने इसलिए आपको। ठीक है, चलिए तो देखो है क्या। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट, बट वो पढ़ना है एडजॉर्शन अगेन। तो एडजॉर्शन क्या होता है, आपने एक एब्जॉर्शन पढ़ा होगा, ए बी और एक है एडी। इनमें अंतर क्या है, जैसे कोई भी लिक्विड होता है ना, कोई भी लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास ये लिक्विड रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो इसका होगा सरफेस और एक होगा इसका बल्क। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है सरफेस। बेटा सिमरन कल भी प्रैक्टिस कराई थी, कल आप क्लास में नहीं आए होंगे। कल भी मैंने केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी बेटा, और अगले लेक्चर में फिर से कराऊंगा। और आज कराऊंगा तो फिर अगले लेक्चर में क्या कराऊंगा, अगले में आप कर लेना। कल भी मैंने काफी प्रैक्टिस ही कराई थी बेटा। तो आप मॉड्यूल करो, अपने डाउट ढूंढो और मुझसे पूछो बेटा अगले लेक्चर में। तो सरफेस और बल्क दो तरह के, बेसिकली एक लिक्विड को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। अंतर क्या होता है एक सरफेस और बल्क के पार्टिकल में। ठीक है, तो आप देखेंगे, कंसीडर करेंगे, मैंने आपको शायद ये चीज पहले भी बताई है कि जो सरफेस का पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, और जो बल्क का पार्टिकल है उसके नीचे ही है, लो ज्यादा में तो बना दो, अलग अलग दिखे जिससे। आप ना कोई भी बल्क का पार्टिकल लेंगे, जैसे आपने मान लो ये पार्टिकल लिया, तो ये चारों तरफ से ना इस पे बराबर रेजिडुअल फोर्स लग रहा है, मतलब जो अदर पार्टिकल जो फोर्स लगा रहे हैं। तो जो बल्क का पार्टिकल है दैट इज इन बैलेंस सिचुएशन, बैलेंस्ड फोर्स सिचुएशन में ही। तो जो बल्क का पार्टिकल हो किसमें है, बैलेंस फोर्स में है, इसलिए स्टेबल भी है भाई, मतलब लगा चारों तरफ से फोर्स लग रहा है इक्वल। तो बल्क का पार्टिकल बेसिकली कैसा रहता है,
अल्टीमेटली स्टेबल रहता है। वहीं यदि मैं बात करूं आपसे सरफेस के पार्टिकल की, तो सरफेस के पार्टिकल में सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स लगता है। तो जो सरफेस का पार्टिकल है दैट इज प्रेजेंट इन अनबैलेंस सिचुएशन, अनबैलेंस फोर्स, इसलिए वो कैसे रहता है, अनस्टेबल। ठीक है, वेपर प्रेशर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बेटा, चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। अब देखो होगा क्या कि अब ये पार्टिकल अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे लाने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, जैसे ये पार्टिकल है तो ये क्या करेगा, बाहर से जो भी पार्टिकल, मान लो यहाँ पे 2-3 पार्टिकल ऐसे रखे हुए, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, अपने सरफेस पे जमाने की कोशिश करेगा। तो किसी अदर सब्सटेंस का, सुनना भी एडजॉर्शन की डेफिनेशन सब लोग, पहली बात एडजॉर्शन क्या है, क्यों हो रहा है, क्योंकि सरफेस का पार्टिकल अनस्टेबल फोर्स के सिचुएशन में है, बल्क का पार्टिकल स्टेबल फोर्स के सिचुएशन में है। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए सरफेस का पार्टिकल क्या करेगा, बाहर से पार्टिकल्स को सरफेस पर अक्युमुलेट करेगा। तो जो एडजॉर्शन है वो यही है कि किसी अदर सब्सटेंस के पार्टिकल का सरफेस पर अक्युमुलेशन होना। ठीक है, किसी, मान लो जैसे ये ए सब्सटेंस है, तो बी के पार्टिकल का सरफेस पे, मतलब सरफेस पे तो ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा बी का और बल्क में कम। अब मेरी बात समझ रहे हो आप, सरफेस पर, सरफेस वाला इसलिए बेटा, इसलिए ना क्योंकि खाली नीचे नीचे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सरफेस पे पार्टिकल पे खाली नीचे नीचे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और जो बल्क का है उसको तो चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। तो सरफेस का पार्टिकल अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, बाहर वाले पार्टिकल्स को अक्यूमुलेट करेगा। तो अक्यूमुलेट होगा तो यहाँ पे आपको व्हाइट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा दिखेगी एज कंपेयर टू बल्क। तो किसी बाहर वाले पार्टिकल्स का, ठीक है, किसी बाहर वाले पार्टिकल का आना सरफेस पर और अक्यूमुलेट होना कहलाता है एडजॉर्शन। तो ये डेफिनेशन लिखे देखिए, द अक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल स्पेसी एट द सरफेस रेदर देन इन बल्क ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एज एडजॉर्शन। अब सुनिए, जो एडजॉर्ब होता है, जो व्हाइट वाले पार्टिकल्स थे वो कहलाता है एडजॉर्बेट, और जिस पर एडजॉर्ब होता है वो कहलाता है एडजॉर्बेंट। तो जिस पर एब्जॉर्ब होता है वो कहलाता है एडजॉर्बेंट, और जिस पे होता है वो कहलाता है एडजॉर्बेट। ठीक है, हाँ अब मुझसे डाउट पूछो सर। सर ये गैस, हाँ बिल्कुल बेटा, किसी के भी पार्टिकल हो सकते हैं, ये गैस के पार्टिकल भी हो सकते हैं, ये किसी के भी पार्टिकल हो सकते हैं। अब डाउट पूछ सकते हैं, सिंपल सा पॉइंट है यार, मेरा एक ही पॉइंट है कि बल्क का पार्टिकल एक स्टेबल सिचुएशन में है तो वो स्टेबल रखा हुआ है, लेकिन जो सरफेस का पार्टिकल है वो अनस्टेबल सिचुएशन में रखा हुआ है। ठीक है, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये व्हाइट पार्टिकल्स को क्या करेगा, अपने सरफेस पर बुला लेगा। तो व्हाइट पार्टिकल का मान लो यहाँ पे भी कंसंट्रेशन है, लेकिन बल्क में कम है, सरफेस पर ज्यादा है। हाँ बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, हाँ फिर से दिखा रहा हूं सब कुछ। तो बल्क के जो अपने पास फॉरेन पार्टिकल है, मतलब कि जो अदर पार्टिकल है, उसका सरफेस पर अक्यूमुलेट होना कहलाता है एडजॉर्शन एज कंपेयर टू बल्क। ठीक है, डेफिनेशन है। सलोनी बोलो बेटा। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो नीचे के सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, और नीचे से अगर बल्क मॉलिक्यूल्स लगाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा ना। नहीं बेटा, कैसे बैलेंस हो जाएगा, देख ये पार्टिकल, अरे एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात नहीं कर रहे, जो बीच वाला पार्टिकल है वो चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगा है इसके जैसे पार्टिकल्स का, तभी तो वो एयर में जो पार्टिकल उनको अपने ऊपर बुलाएगा ना बेटा, स्टेबल करने के लिए अपने आप को। ओके सही है। सर। हाँ। और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं यार फटाफट, जिसको लिखना है वो यहाँ से लिख सकता है। चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री है। बे टाइम से ज्वाइन नहीं करते आप लोग। हम, मिहिर बोलो बेटा, मिहिर बोलना है आपको कुछ, मिहिर, मिहिर, चलिए लिखिए। आशीष सर, यार एक मिनट आप क्लास देखना, मैं अपना कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ इंटरनेट का, बंद नहीं होगा मेरा, लेकिन आप एक मिनट देख लेना। मिहिर आपको कुछ बोलना है बेटा, यार एक मिनट देना मुझे, मैं कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ, 1 सेकंड का टाइम लगेगा मुझे।
चलिए यार, सॉरी। हाँ, अब आप पूछ सकते हो मुझसे। मेहरा, आपने हैंड रेज कर रखा, बेटा कुछ बोल तो। बेटा रिपीट। अरे बेटा, मैं ये इसलिए क्लास आप टाइम से ज्वाइन करा करो यार प्लीज। देखो है क्या, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। मैंने कहा कि एक लिक्विड में पढ़ा रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यार, मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये 4 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसमें मैंने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करा एडजोर्शन। एडजोर्शन क्या होता है? किसी भी लिक्विड को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। एक होता है उसका सरफेस, एक होता है बल्क। तो सिंपल है, जो बल्क का पार्टिकल है वो स्टेबल कंडीशन में, चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। लेकिन जो सरफेस का पार्टिकल है वो अनस्टेबल सिचुएशन में, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए बाहर वाले पार्टिकल को अपने सरफेस पर ले लेता है। तो एडजोर्शन का मतलब है फॉरेन पार्टिकल्स का सरफेस पर ज्यादा जमा होना एज कंपेयर टू बल्क, ठीक है। चलिए और पूछिए, अभी जिसको पूछना है पूछो यार अब। हाँ, और ये लिख सकते हो, वाई इज द अनबैलेंस फोर्स अनस्टेबल। बेटा नितिन, एक बात बता, फिजिक्स पढ़ता है बेटा, फिजिक्स पढ़ता है तो फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाता है? तूने नहीं पढ़ा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? यार फोर्स मान ले मैं बैठा हूं, मुझ पे इधर से एक ऐसा फोर्स लगेगा तो गिरूंगा ना बेटा इधर। यदि दोनों तरफ से इक्वल लग जाएगा ऐसे तो स्टेबल कंडीशन में रहूंगा। समझ रहा है नितिन? नितिन समझ रहा है? नितिन समझ रहा है? अच्छा, बाकी लोग देखो, किसी को कुछ पूछना है तो आपको 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए अभी। हाँ बेटा, कंटेनर में ही होगा मिहिर। देखो आपको सिर्फ इतना सा जानना है, चारकोल का तो एग्जांपल लिया है मैंने एंड में, कि ये एडजॉर्बेंट है, जैसे चारकोल हो गया, सिलिका जेल, क्ले मेटल। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने आपके स्कूल में आजकल तो चौक नहीं चलते होंगे, नहीं तो जो व्हाइट चौक आते हैं ना लाइमस्टोन वाले, उसको ना आप किसी इंक में आप डुबो दोगे, इंक में, और थोड़ी देर रख दोगे तो होगा क्या, 2 प्रोसेस होता है। मैं आपको सिखाता हूँ, देखो यदि आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो शायद आपको समझ आए। तो एक मिनट आप मुझे देना, मतलब देखो जो चौक होता है ना, चौक, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ चौक है ये, ठीक है। अब इस चौक में ना वही जो लाइमस्टोन, आपने ना इसको शाही में भिगो दिया, कोई डाई थी, इंक में ना, इंक में बेटा कंटेनर ओपन क्लोज का फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इंक इंक इसमें इंक में करा तो देखो होता क्या है, पानी तो ना इसमें पूरे में फैल जाता है। जो इंक इंक डाल दी, मान लो इस चौक के अंदर, ये चौक है, इसके अंदर मैंने इंक डाल दी। आप ये प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। तो आपने जैसे इंक डाली ना, आप क्या देखोगे, सुनना सब लोग ध्यान से, ठीक है। इंक डाली ना तो पानी तो चारों में फैल जाएगा, पानी तो पूरे चौक को गीला कर देगा, लेकिन जो उसका इंक रहेगा वो खाली आपको ना सरफेस सरफेस पे दिखेगा ऐसे। तो जो इंक की डाई है, जो इंक की डाई, वो तो ये एडजॉर्ब, एडी। एडजॉर्ब मतलब होता है सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा होना, बल्क में कंसंट्रेशन कम होना। और जो वाटर है इंक का, वो है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, इक्वल कंसंट्रेशन होना, सरफेस पे भी बल्क पे भी। समझ रहे हो आप? तो एब्जॉर्ब, ए बी, ए बी मतलब एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि जो भी सोल्यूट आएगा बाहर से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगा, सरफेस पे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगा और बल्क में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जो एडजॉर्शन है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें सरफेस अपने आप को स्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से सरफेस पर पार्टिकल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बल्क। तो जिस पर, जैसे यहां पे जो डाई है वो एडजॉर्बेट है और जो हमारा चौक है वो है एडजॉर्बेंट, मतलब जिस सरफेस पर बेसिकली मटेरियल जाके एडजॉर्ब हो रहा है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, और जो हो रहा है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। अभी समझ में आया? अभी समझ में आई सबको डेफिनेशन? इतना समझ में आया भाई? अब चाहे कंटेनर ओपन लो, लिक्विड नहीं, मैंने सॉलिड ले लिया, अभी सबको समझ में आया? किसी कुछ पूछना है तो पूछ लो यार। और ये चौक वाला ना आप करके भी देख सकते हो, बस आपको वहीं से चौक जुगाड़ना पड़ेगा, वो मुझे पता नहीं कहां से लाओगे। तो सर इंक एडजॉर्बेट है, बिल्कुल इंक एडजॉर्बेट है और चौक एडजॉर्बेंट है, परफेक्ट। और ये एक्सपेरिमेंट किया भी हुआ है कुछ लोगों ने, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं बहुत ही अत्यंत प्रसन्न हूं, खुश हूं। बाकी किसी कुछ पूछना है भाई, डन लिख दो भाई। 3 चीजें क्लियर हो गई तो, एडजॉर्शन, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट बेटा वो सरफेस होता है, रजिया वो सरफेस होता है जहां पे पार्टिकल आके आता है, जो सरफेस प्रोवाइड करता है वही एडजॉर्बेंट होता है, जो सरफेस प्रोवाइड करता है।
चलिए डन, बढ़िया है। चलिए अब एक छोटी सी डेफिनेशन है, डरना नहीं। एक डिजॉर्शन होता है, डिजॉर्शन का होता है एडजॉर्शन का उल्टा। देखिए सिंपल सा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग। अभी हम क्या कर रहे थे, हमारे पास सरफेस था, ठीक है। तो सरफेस पर हम क्या कर रहे थे, फॉरेन पार्टिकल्स ला रहे थे, तो ये हो रहा था एडजॉर्शन। इसका उल्टा बेटा, ठीक है, पार्टिकल्स को रिमूव कर दूं मैं, यदि जस्ट रिमूव कर दूं, तो रिमूव करना कहलाता है डिजॉर्शन। डेफिनेशन लिख सकते हो, बहुत आसान है, पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्बेट सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस ऑन विच इट इज एब्जॉर्ब्ड कॉल्ड डिजॉर्शन। लिख लीजिए सब लोग। रियल लाइफ एग्जांपल ही तो दिया था अभी, रियल लाइफ एग्जांपल है इसका बेटा। रियल लाइफ एग्जांपल है, सिलिका जेल होता है ना, आपको कभी जैसे मान लो कि ह्यूमिडिटी हो गई, तो सिलिका जेल ना वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, तो सिलिका जेल रख दो, पूरा पानी खींच लेगा एनवायरमेंट का। तो बहुत एप्लीकेशन है इसके एब्जॉर्प्शन के, बहुत प्रैक्टिकल कर सकते हैं, हीट करके कर सकते हैं यार, हीट करके कर सकते हैं यार, हटा सकते हैं, उसमें क्या है, कुछ ना कुछ करके तो हटा ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पार्टिकल ही तो हटाना है, आप उसकी एनर्जी बढ़ा दो, व्हाइट पार्टिकल की एनर्जी बढ़ा दो, पार्टिकल सरफेस छोड़ देगा, उसमें क्या दिक्कत है। हटाने की टेंशन मत लो, तो हट जाएगा, पर हटाना कहलाता है डिजॉर्शन, दैट इज द पॉइंट। हाँ भाई फर्स्ट टॉपिक है ये। हाँ तो हो जाएगा बेटा, फिर से इसी का सही बात है, अनबैलेंस हो जाएगा सरफेस, फिर से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बिल्कुल हो जाएगा, फिर से एडजॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस बता रहे हैं ना कि एडजॉर्प्शन का उल्टा होता है डिजॉर्प्शन, जब कुछ तो डिफाइन करेंगे ना। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आप सही सोच रहे हो कि जब डिजॉर्प्शन होगा तो सरफेस फिर से अनबैलेंस हो जाएगा। हाँ बेटा हो जाएगा, क्या उसमें तो कुछ नहीं कर सकते ना, प्रोसेस का नाम ही तो बताया मैंने, ठीक है। आगे बढ़े यार। हाँ रिवर्सेबल चेंज हुआ बिल्कुल सर, लेकिन अभी मैं बताऊंगा दो तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं, एक रिवर्सेबल होता है, एक रिवर्सेबल नहीं होता है, मतलब एक का रिवर्सेबल डिफिकल्ट होता है, तो मैं अभी आगे बताऊंगा। इतना लिख लिया भाई, इतना लिख लिया क्या, डन है क्या इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको एक चीज और लिखनी है, ये अंतर लिखो आप, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर लिखो, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, लिखना है आपको बस। यार नहीं हो तो यार चलो, नहीं होगा एडजॉर्प्शन, सिंपल। ये तो बहुत इलॉजिकल सा क्वेश्चन हो गया, नहीं है तो नहीं होगा यार, होगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का अंतर है यार, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दी सब्सटेंस, देखो एडजॉर्प्शन में क्या है, दी सब्सटेंस कंसंट्रेशन एट सरफेस डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू दी सरफेस टू दी बल्क, तो बल्क में नहीं जाता है, कहां रहता है, सरफेस पे। इन दिस प्रोसेस सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ सॉलिड, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इंक्रीज ओनली एट द सरफेस, यहाँ पे यूनिफॉर्म होता है। एग्जांपल दिया है, लिख लीजिए इसको फटाफट। और इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, अनम्यूट होना है तो हैंड रेज कर देना, मैं अनम्यूट कर दूंगा। ये ए बी और ए डी में अंतर है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में अंतर है। सर ये एनहाइड्रस कैसे एग्जांपल है बेटा, ये तो तुझे प्रैक्टिकल करके पता चलेगा। अच्छा एग्जांपल क्या है, ये लिखा है वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो CaCl2 को आप रखोगे ना तो पूरा गीला हो जाएगा वो पानी के वेपर्स में, और वह सिलिका जेल में क्या होगा, खाली सरफेस पर पानी आएगा। मान लो ये सिलिका जेल है,
ठीक है, तो सिलिका जेल में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है पानी के वो सिर्फ सरफेस पर ही आएंगे, और एनहाइड्रस होता तो पूरे में पानी आ जाता, मतलब सरफेस पे भी बल्क पे भी यूनिफॉर्मली। ठीक है, बेटा एग्जाम्पल तो याद करने पड़ते, कैसे आए ये कैसे बताए, वो तो प्रैक्टिकली पता चलता है बेटा। इतना क्लियर हो गया। अब अपन थोड़ा थर्मो लगाएंगे अब इसमें, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या एडजोर्शन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करना चाहिए, क्या होगा एडजोर्शन के कारण, मतलब इतना हो गया क्या सबका, एक बार बता दो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लिख लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, लिख लीजिए कोई बात नहीं। हाँ 1 मिनट और रुक रहा हूं। हाँ नहीं आगे बढ़ रहा भाई, आप लिख लो आराम से। बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है, आपकी मर्जी है। हाँ एडजोर्ब में सर, हाँ दोनों में, एब्जॉर्शन में सरफेस पे भी आता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। पर वो लिखा नहीं है उसमें, लेकिन एब्जॉर्शन में हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। नहीं बस इतना ही है नितिन, इतना ही डिफरेंस है बेटा, इतना ही डिफरेंस है बस। चलिए अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस चैप्टर को, ये तो सब लिखी लिखा बातें थी, अब थोड़ा अपना थर्मो का दिमाग लगाते हैं कि मैं एडजोर्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, या कैसे बढ़ेगा घटेगा एडजोर्शन, ये मुझे सीखना है। अच्छा एक बात बताओ, ये सरफेस था, अनस्टेबल था ये, सब लोग सुनना है एक बात को मेरे को, जो सरफेस था, ठीक है भाई, ये तो बल्क हो गया अपना, और ये सरफेस हो गया। एक बात बताओ, इस प्रोसेस का डेल्टा एच क्या होना चाहिए, तब मुझे बताओ, आपको मैं हिंट भी दे रहा हूं, इस प्रोसेस का डेल्टा एच, डेल्टा जो था एंथैल्पी का चेंज। आप एक बात सोचो, जो आपका सरफेस था वो अनस्टेबल था, सरफेस कैसा था वो अनस्टेबल, सरफेस कैसा था अनस्टेबल, एडजॉर्शन होने के कारण वो अनस्टेबल से कैसा बन गया स्टेबल। सही बात है यार, एक सरफेस था, चाहे आप सॉलिड का मानो चाहे लिक्विड का मानो, तो सरफेस आपका एक अनस्टेबल फॉर्म में था, वो स्टेबल फॉर्म में चला गया, तो डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव, खुद सोचो। एनर्जी रिलीज होनी चाहिए या एब्जॉर्ब होनी चाहिए, यदि स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो आप यदि स्टेबल हो रहे हो तो आपकी एनर्जी कम होनी चाहिए, राइट, रिलीज होनी चाहिए, परफेक्टली फाइन। तो इस प्रोसेस का डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा, सही है। तो मैं लिख रहा हूं, पहला पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, सही है, डेल्टा एच आएगा बेटा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ सरफेस एनहांस हुई है भाई, इसमें तो किसी को शक हो तो पूछे। अच्छा एक बात और जाननी है मुझे, डेल्टा एस क्या होगा इस रिएक्शन का, डेल्टा एस होता है एंट्रोपी, रैंडमनेस। तो देखो यहाँ पे व्हाइट वाले पार्टिकल पहले हवा में घूम रहे थे, ठीक है, थोड़े बड़े बना देते हैं, व्हाइट वाले पार्टिकल थोड़ा हवा में घूम रहे थे और ये आके चिपक गए, ये आके सरफेस पे चिपक गए, खुद सोचो। देखो व्हाइट वाले पार्टिकल फ्री घूमे, एंट्रोपी होता है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, कितनी रैंडमनेस है, ठीक है। तो व्हाइट वाले पार्टिकल मस्त घूम रहे थे, घूम रहे थे, तो भाई आपने क्या किया, उनको चिपका दिया सरफेस पे लाके, चिपका दिया। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है डेल्टा एस ना इस प्रोसेस का पॉजिटिव आना चाहिए, बाकी आप भी बता दो मुझे, डेल्टा एस पॉजिटिव आना चाहिए
रेंडमनेस डिक्रीज, सॉरी उल्टा बोल दिया, पॉजिटिव नहीं, डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव आएगा सर, सॉरी। बताओ भाई, इन दोनों में किसी को डाउट है तो पूछे मुझसे, इन दोनों पॉइंट में किसी को कुछ भी शक है तो पूछ सकता है। डेल्टा एच और डेल्टा एस, यदि किसी को कुछ भी पूछना है, मैं कह रहा हूं डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा, क्योंकि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। हाँ जानवी बोलो बेटा। कुछ नहीं सर, गलती से हो गया था। ठीक है, बाकी किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, बताइए किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलो अब देखते हैं यार, यदि ऐसा है तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी है थर्मो में, सबको पता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमने ये पढ़ा है कि किसी भी प्रोसेस के डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब होता है वो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ठीक है। तो डेल्टा जी, यार रजिया यही तो बताया एंट्रोपी डिक्रीज कैसे हो रही है, देखो ना बेटा, मैंने बोला था रजिया अपने आप को अनम्यूट कर बेटा, कि देख पार्टिकल्स है बहुत सारे तो रैंडमली घूम रहे ऊपर, वो सरफेस पे आके स्टिक हो गए ना बेटा, खुद सोच, पार्टिकल्स है जो रैंडम ऊपर घूम रहे, व्हाइट पार्टिकल्स रैंडम ऊपर घूम रहे, लेकिन वो सरफेस पे आके स्टिक हो गए, चिपक गए, तो एंट्रोपी तो डिक्रीज ही हुई। अच्छा अब सब लोग सुनो मेरी बात, अभी सब लोग ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा यार ठीक है डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा इस इक्वेशन को देखो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सब लोग ध्यान से सुनना, अभी कुछ मत बोलना। डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव है, लेकिन डेल्टा एस भी कैसा है? नेगेटिव है। अब यदि मुझे डेल्टा एच को, डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना है तो बताओ टेम्परेचर को कम रखूं या ज्यादा रखूं? बताओ, यदि मुझे डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा एस भी नेगेटिव आ रहा है, तो टेम्परेचर क्या रखे, ज्यादा या कम? लेस, राइट। तो टेम्परेचर कम रखोगे ना तब तो डेल्टा जी हो जाएगा नेगेटिव, तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बढ़ाओगे इसका टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर रेज करोगे ना बेटा, एडजॉर्शन की रेट घट जाएगी, एडजॉर्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सुनो मेरी बात, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कुछ नहीं है बेटा, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कुछ नहीं है बेटा इसका, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो एडजॉर्शन की रेट घट जाएगी, डिजॉर्शन होने लगेगा। तो मैंने कैसे देखा फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन में मैंने पाया कि डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए। तो इस इक्वेशन से मुझे पता चलता है, ठीक है, इस इक्वेशन से मुझे ये पता चलता है, ठीक है, कि यदि मुझे डेल्टा जी नेगेटिव रखना है तो टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, टेम्परेचर लो रहेगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा। मतलब एक एडजॉर्शन होने में यदि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, यदि एडजॉर्शन होने में मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो डिजॉर्शन होने लगेगा, एडजॉर्शन की रेट घट जाएगी। ये समझ में आया क्या सबको? अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, आप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं फटाफट। जिसको काम नहीं हो प्लीज अपने आप को म्यूट रखे, लिख के बोल के पूछ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की है। यार जिसका काम नहीं है प्लीज वो अपने आप को म्यूट कर दे, जिसको काम नहीं है। सर डेल्टा एच नेगेटिव क्यों आया? बेटा डेल्टा एच इसलिए नेगेटिव आया क्योंकि तेरा सरफेस था पहले अनस्टेबल था, ठीक है, ठीक है। ओके सर। तो तेरा सरफेस था अनस्टेबल, पहले उसकी हाई एनर्जी थी, ठीक है, फिर वो स्टेबल हो गया तो उसकी एनर्जी क्या हो गई? कम। हाँ जी। तो मान ले तेरी पहले 10 एनर्जी है फिर 5 हो गई, तो कैसे करेगी बता? एनर्जी रिलीज करेगी ना। यस सर। इसलिए, ठीक है, थैंक यू। बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस तो कभी भी हो सकता है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं लो टेम्परेचर पे फेवर करेगा एडजॉर्शन। तो अब प्रोसेस टू प्रोसेस टेम्परेचर बदलता रहेगा, लेकिन इस बात से मुझे इतनी बात समझ में आती है कि जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एडजॉर्शन घट जाएगा, जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा।
मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, डेल्टा मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा यार सरफेस मेरा अनस्टेबल था, ठीक है, और एडजॉर्शन होने के कारण वो स्टेबल बन गया। तो जाहिर सी बात है जब अनस्टेबल से स्टेबल चीज बनती है तो उसमें डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। फिर मैंने कहा कि व्हाइट पार्टिकल्स बाहर ऊपर रैंडम घूम रहे थे, ये आके सरफेस पे आके चिपक गए। तो यदि ये सरफेस पे आके चिपक गए तो बेसिकली एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बेटा, ठीक है। अब क्या है, अब मैंने कहा सिंपल ये बताया मैंने कहा यार डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा होता है। और स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब आप डेल्टा जी को नेगेटिव रखोगे। और इस इक्वेशन को देख के मुझे समझ में आता है कि मैं डेल्टा जी जब ही नेगेटिव कर पाऊंगा जब मैं टेम्परेचर को लो रखूंगा। यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो एडजॉर्शन की रेट बेटा घटती जाएगी। ये मैंने इससे पूरा सिग्निफिकेंस निकाला, ठीक है। अब आप और पूछ लो मुझसे वापस। डेल्टा जी गैस फ्री एनर्जी है बेटा, हाँ डेल्टा जी गैस फ्री एनर्जी है। सर इसका इंटरेक्शन विथ मॉलिक्यूल्स कैसे होगा? कैसे बेटा, समझा नहीं, क्या बोल रहा बेटा? बेटा देखो, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा बेटा, यदि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पूरी क्वांटिटी है पॉजिटिव, ये पूरी क्वांटिटी बेटा पॉजिटिव है। तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, ये पॉजिटिव है पूरा, तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो पॉजिटिव क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा ना फिर। हाँ डेल्टा जी बोल रहा हूं बेटा, डेल्टा जी। बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मैं कह रहा हूं कहीं पे एडजॉर्शन हो रहा है, ठीक है। आपने एक सरफेस पे एडजॉर्शन कराया, हो रहा है, मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ाने लगूं तो क्या होगा, एडजॉर्शन बढ़ेगा या घटेगा? तो टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्शन की रेट घट जाएगी, कम हो जाती है, बिल्कुल स्पॉन्टेनिटी कम नहीं, उसकी रेट ही घट जाती है। और देख लो यार, पूछ लो सब लोग फटाफट, ये थोड़ा सा अच्छा पोर्शन है एटलीस्ट, बाकी सब सर इसका कोई application है। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है? बेटा ये थर्मोडायनेमिक्स ही लगाई है पूरी जिंदगी भर के, थर्मोडायनेमिक्स लगाती मैंने, बता पूरा तो थर्मो ही है। इट सेज सिंपली सेज व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर ना, एडजॉर्शन विल इंक्रीज, व्हाइल यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट विल डिक्रीज। बिल्कुल बोल सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट कुछ नहीं है बेटा। टी इज बेटा टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कैसी बात कर रही हो सिंधु यार, टेम्परेचर हमारा पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पे, मतलब तुम डिक्रीज भी कर सकती हो लेकिन टेम्परेचर जनरली नॉर्मल रहता है, ठीक है, टेम्परेचर पॉजिटिव। और कुछ बे अनम्यूट कर लो अपने आप को, हैंड रेज मत करो, अभी तो मैंने परमिशन दे रखी है आप लोग को। बेटा ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करेगा कि किस टेम्परेचर तक स्पॉन्टेनियस होगा, वो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन एडजॉर्बेट है कौन एब्जॉर्बेंट है, फिर आप टेम्परेचर भी निकाल पाओगे। बेटा कोई मिनिमम टेम्परेचर नहीं होता ना, कोई मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, इट विल डिपेंड अपॉन द प्रोसेस, बट माय होल पॉइंट इज व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस, दैट्स इट, ठीक है। अब प्रोसेस आपने सिलिका जेल लिया, पानी लिया, उसमें कुछ और टेम्परेचर आ रहा होगा, आपने चारकोल और ऑक्सीजन गैस ली तो कुछ और आ रहा होगा बेटा, वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करेगा टेम्परेचर। लेकिन हम जर्नल एस्पेक्ट तो निकाल सकते हैं ना यहाँ से, तो जर्नल एस्पेक्ट मैंने निकाल लिया। सर कंपैरिजन डिफरेंट काइनेटिक मॉडल्स फॉर एडजॉर्प्शन, क्या होगा इसका? ये क्या है नितिन, समझा नहीं बेटा, एक बार तुम मुझे बोल के बता दो क्या बोलना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो। हाँ जितना डेल्टा जी नेगेटिव होता है उतना स्पॉन्टेनियस होता है बेटा, बिल्कुल। डन सबका? डन लिख दो यार फटाफट, हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा यार, यदि आपको इतना समझ में आ गया तो। सर टेम्परेचर तो रिड्यूस एडजॉर्प्शन मस्ट बी ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर, हाँ बेटा मिहिर सही है बेटा, रूम टेम्परेचर ही मानो यार जिस पे एडजॉर्प्शन हो रहा होता है जनरली। चलो तो आगे बढ़ रहे हैं सर। हाँ बोलो सर बेटा। टी का जितना वैल्यू इंक्रीज करेंगे उतना तो डेल्टा जी तो निगेटिव ही आएगा ना? कहाँ आएगा बेटा, कैसी बात कर रहा है ये बता, टी डेल्टा एस नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा ये पूरी क्वांटिटी। टी का टी टेम्परेचर अरे तो डेल्टा जी देख रहा है ना बेटा तू? यस सर। तेरा डेल्टा एच नेगेटिव है, यस सर।
ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तेरी, अब ये क्वांटिटी पूरी Yes. पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है पूरा बेटा, तो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी बढ़ेगी ना। सर डेल्टा एस तो आप सर निगेटिव लिखे है ना। तो बेटा वही तो कह रहा हूँ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा क्या? देख भाई, यस सर। देख ये बनेगा फाइनली। अब देख तू यस खुद, सर। जब तू टेम्परेचर बढ़ाएगा तो क्या होगा खुद सोच। सही है, कम हो। यस सर। समझ गया। सर हर ऑब्जेक्ट ये शो क्यों नहीं करता? बेटा हर ऑब्जेक्ट नहीं करता यार, डिपेंड करता है क्या सरफेस है, ठीक है। अच्छे सरफेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, हल्का फुल्का तो हर कोई करता है एडजॉर्शन, हल्का फुल्का तो हर कोई करता है बेटा, ठीक है, डिपेंड करता है उस पे सरफेस पे। तो और अभी बता रहा हूँ कि दो तरह के एडजॉर्शन होता है, अभी बता रहा हूँ, तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा लड़की। तो देखो यार, अच्छा एक एक डेफिनेशन और अपनी नोटबुक में लिख लो, नोट डाल के छोटी सी, ये मैं बताना भूल गया था। एडजॉर्शन और एब्जॉर्शन जब दोनों एक साथ होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं SORPTON। जब दोनों AB वाला और AD वाला, ये मेरे को पहले बताना था आपको, सॉर्प्शन बोलते हैं इसको, दोनों एक साथ होते हैं तो बस सिंपल। हाँ डस्टर भी करता है, बोल सकते हो मेरे डस्टर भी। एक बार आप ये लिख लो। सर ये इक्विलिब्रियम का केस नहीं हो गया? इक्विलिब्रियम का केस में बेटा एडजॉर्शन और डिजॉर्शन नहीं हो रहा है, एडजॉर्शन और एब्जॉर्शन हो रहा है। देखो AB और AD कैंसिल आउट, अरे कैंसिल आउट कैसे हो जाएगा बेटा, पागल, मैथ्स को ना चल रही है, मतलब दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हो कहीं पे, कि एडजॉर्शन भी हो रहा हो और एब्जॉर्शन भी हो रहा हो, तो उसका एक छोटा सा कॉमन टर्म है बेटा, उसको बोला है बस, ठीक है। इक्विलिब्रियम नहीं है बेटा, इक्विलिब्रियम में तो होता है अपोजिट प्रोसेस होना चाहिए, एडजॉर्शन और डिजॉर्शन होना चाहिए तब इक्विलिब्रियम। ओके सर। हाँ बिल्कुल, चौक एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल इसका एग्जांपल चौक हो सकता है। पानी एब्जॉर्ब हो रहा होता है, इंक एड्जॉर्ब हो रही होती है, तो चौक में बेसिकली यही हो रहा होता है एग्जैक्टली। बढ़िया जानवी और शुभांगी, चौक इसका ही एग्जांपल है बिल्कुल। ठीक है आगे बढ़ सकते हैं, लिख लो एक बार प्लीज। चलिए आगे बढ़े आप। अब देखो यार, दो तरह के ना एडजॉर्शन होते हैं, क्लासिफिकेशन के हमने एडजॉर्शन का दो तरह के होते हैं। क्या मैं बता रहा हूं आपको, सुनना, कि आपके पास एक सरफेस है, प्रीवियस स्लाइड। बेटा मैंने बोला ही नहीं एडजॉर्शन स्पॉन्टेनियस है, मैंने तो बोला नहीं, मैंने तो बोला कि एडजॉर्शन जो हो रहा है वो लोअर टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस हो सकता है, लेकिन हायर टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। डेल्टा जी का साइन देखा नुस्खा बेटा, डेल्टा जी का साइन देख के मैंने बताया कि डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो डेल्टा जी का साइन देख के बताया, देखा मैंने। ओके बेटा, प्रीवियस स्लाइड अब। चलिए तो देखिए, अब सुनो सब लोग, एडजॉर्शन ना दो तरीके का होता है। जैसे जो सरफेस है हमारा, इसको सरफेस मान लो आप, और एक आपके पास पार्टिकल है जो ग्रीन पार्टिकल। अब देखो यार, सरफेस का पार्टिकल और ये पार्टिकल आपस में दोनों इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं। और यदि ये इंटरेक्ट करते हैं वंडरवाल फोर्स से, वंडरवाल फोर्स क्या होता है, बहुत वीक फोर्स, मतलब कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं बना इनके बीच में, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना, ठीक है। तो वंडरवाल फोर्स होता है जस्ट अट्रैक्शन, सिंपल अट्रैक्शन। तो इस केस का नाम हम देते हैं फिजिजॉर्शन, मतलब फिजिकल एडजॉर्शन। और मान लो कि आपका सरफेस का पार्टिकल है और आपका एक बाहर से जो पार्टिकल आया है, इनके बीच में फॉर्मेशन हो जाए बॉन्ड का, केमिकल बॉन्ड बन जाए, कोवेलेंट या आयोनिक कोई भी, तो उसको बोलते हैं अपन केमिजॉर्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दी A एंड B पार्टिकल, देयर आर टू टाइप ऑफ, ठीक है,
बेटा अभी पढ़ाने दो नितिन, अभी मैं पहुंचा नहीं हूं ना चीज पे, पहले ही कैसे बता दूं बेटा। तो दो टाइप का इंटरेक्शन है। यदि वंडरवाल इंटरेक्शन रहेगा, वंडरवाल मतलब हमेशा, तो फिजिकल एडजॉर्शन तो हर जगह ही होता रहता है, हर जगह, स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ऐसे मेरे दो हाथ है, इनके बीच में भी क्या है, वंडरवाल फोर्स है, तो हर जगह वंडरवाल फोर्स है। तो जो फिजिजोर्शन होता है स्पेसिफिक नहीं होता है, ये तो सिंपल अट्रैक्शन है दो पार्टिकल्स के बीच का। लेकिन जो केमिजोर्शन होता है ना बेटा, उसमें केमिकल बॉन्ड बनता है, तो बहुत स्पेसिफिक होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि केमिजोर्शन, मतलब मान लो इस पेन मोबाइल है, इस मोबाइल पे इस पेन का केमिजोर्शन हो रहा है, तो इस सरफेस पे हो रहा है, तो हो सकता है इस मोबाइल पे ना हो, या लैपटॉप पे ना हो, या इस बोतल पे ना हो। ठीक है, मतलब इनके बीच का केमिकल बॉन्ड और मोबाइल और इसके केमिकल बॉन्ड अलग हो सकता है, तो केमिकल बॉन्ड स्पेसिफिक होता है। तो केमिजोर्शन हो रहा हो ए और बी के बीच में हो रहा हो, लेकिन ए और सी के बीच में ना हो रहा हो। लेकिन जो फिजिजोर्शन है वो ए और बी के बीच में भी हो रहा होगा, ए और सी के बीच में भी हो रहा होगा, ए और डी के बीच में हो रहा होगा, ए और ई के बीच में भी हो रहा होगा, वो कहीं पे भी रैंडम हो रहा होगा, क्योंकि वो सिंपल एक अट्रैक्शन का फोर्स है, एंड दैट अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज वंडरवाल फोर्स। देखिए, तो दो तरह से मैंने इसको डिफाइन करा है। अब मैं एक एक करके दोनों पढ़ाऊंगा आपको, आप पर इतना लिख लीजिए क्लासिफिकेशन। बेटा फिजिजोर्शन में कुछ नहीं होता है, जो एड्जॉर्बेंट है और जो एड्जॉर्बेट है, वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो स्पेसिफिक फोर्स नहीं है। ठीक है, वो सिंपल एक अट्रैक्शन का फोर्स है, वो वंडरवाल फोर्स है। तो किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में आ सकता है, स्पेसिफिक ही नहीं है वो, और वीक फोर्स है बहुत ज्यादा। लेकिन जो केमिजोर्शन है उसमें दो पार्टिकल के बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, वो कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, वो आयनिक हो सकता है, तो स्पेसिफिक होता है यार। ठीक है, एकदम स्पेशल होता है कि भाई ए और बी के बीच में यदि केमिजोर्शन हो रहा है तो ए और सी के बीच में हो सकता है ना हो, लेकिन ए और सी के बीच, ए और बी के बीच में फिजिजोर्शन हो रहा है तो ए और सी के बीच में भी होगा, ए डी ए ई कुछ भी। ठीक है, बिल्कुल सर, सलोनिस फिजिजोर्शन में सिर्फ वंडरवाल फोर्स होगा, बिल्कुल वंडरवाल फोर्स वीक फोर्स होगा। बेटा आ जाएगी, वो कभी कभी वॉइस लैग हो जाती है, अभी आ जाइए। देखिए अभी फटाफट सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फिजिजोर्शन। तो फिजिजोर्शन की पहली प्रॉपर्टी है, सब लोग ध्यान सुनेंगे। हाँ बेटा, केमिकल, बेटा वंडरवाल के अलावा फोर्स का मतलब है केमिकल बॉन्ड, जैसे आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बता रहे हैं कि फिजिजोर्शन की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं सब लोग। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी है लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी। मतलब क्या है, स्पेसिफिक नहीं होता कि मान लो आपके पास ए सरफेस है, इस पे बी भी आके फिजिजोर्शन कर रहा है, सी भी आके फिजिजोर्शन कर रहा है, डी भी आके, क्योंकि बीच में कोई फोर्स तो है नहीं यार, तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होता है। तो पहली प्रॉपर्टी सब लोग लिखेंगे, ए गिवन सरफेस ऑफ एन एडजॉर्बेंट डज नॉट शो एनी प्रेफरेंस फॉर द पर्टिकुलर गैस एज वंडरवाल फोर्स इज यूनिवर्सल। तो आप सरफेस ले रखा है आपने, तो सब लोग फिजिजोर्शन कर रहे हैं इस सरफेस पे, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, डी भी कर रहा है, सब कर रहे हैं फिजिजोर्शन इस सरफेस पे। ठीक है, तो स्पेसिफिक नहीं होता है, पहली बात। दूसरा, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट कैसे होता है, इजीली लिक्विफाइबल गैस। लिक्विफाइबल गैस समझते हो क्या, इजीली लिक्विड मतलब गैस जो जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी गैस जनरली ना फिजिजोर्शन करती है। बेटा प्रीवियस ही है ये। तो इजीली लिक्विफाइबल गैस readily absorb as van der Waals force are stronger near the critical temperature। अब यदि आपको 11th क्लास का थोड़ा सा भी याद है, तो टीसी होता है जो होता है 8A/27 RB। मुझे पता नहीं आपको कितना याद है, नहीं है यार, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। रियल गैस कांस्टेंट होता है, ए होता है जो फोर्स बताता है, फोर्स बिटवीन दी पार्टिकल, और बी होता है साइज। तो देखो जितना ज्यादा टीसी है ना, टीसी
ठीक है, तो देखो वो वंडरवॉल फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास, तो उतनी जल्दी जो गैसेज है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इजीली लिक्विफाई मतलब इजीली लिक्विफाइबल का मतलब है वो गैस जो जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहती है तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब भी होंगी एंड वो फिजिजोशन शो करती है जनरली। ठीक है, एक बार ये लिख लीजिए आप, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप। 2 प्रॉपर्टी भी और प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। आपको मैं फिर से अनम्यूट कर देता हूं तो आप पूछ पाएंगे मेरे से। पूछिए बेटा, जिसको जो पूछ रहे हैं इसमें से लिख लीजिए आप। यार एनसीईआरटी जरूर पढ़ने चैप्टर की, मैं कई बार बोल चुका हूं एनसीईआरटी बहुत कंपलसरी है इस चैप्टर की पढ़ना। सर बी साइज के बराबर होता है, बी होता है साइज पे डिपेंड करता है। ये तो यार वैसे मैंने 11th क्लास का बता दिया आपको। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर एक चीज वर्ड आया इसलिए बता रहा हूं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जितना कम होता है ना उतनी गैस जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो ऐसी गैस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है वो फिजिकली एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब ऐसी गैस क्रिटिकल टेम्परेचर कम होने का मतलब है वो गैस जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट होंगी। बेटा सिंपल है, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट में सिंपल ही बताना चाहता हूं कि एक सरफेस है, यहाँ पे गैस है, ये गैस क्या है, ये लिक्विड है। और तो ये गैस ना जल्दी से लिक्विड में, इसकी लिक्विड में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। सर प्रीवियस स्लाइड। हाँ बेटा एक मिनट, लिक्विड में जाने की टेंडेंसी गैस की ज्यादा है तो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगी बेटा फिजिकली। तो जो गैस जल्दी जो गैस इजीली लिक्विफाई होती है, ठीक है, वो बेसिकली क्या करता है, फिजिजोशन करता है। और इजीली लिक्विफाइबल कैसे देखेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर से देखेंगे, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना कम रहेगा वो उतनी जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होगी। दैट्स इट। एग्जांपल लिखा हुआ है बेटा, 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब मोल, देखो एक है सल्फर ऑक्साइड एक है मीथेन, तो मीथेन का 190 केल्विन, इसका है 630 केल्विन। ठीक है, 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब मोल सल्फर डाइऑक्साइड। नहीं, क्रिटिकल टेम्परेचर आपको नहीं ज्यादा देखना है, क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, आपको ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर में नहीं जाना है। आप मेरी बात सिंपल सुन लो यार, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट का मतलब क्या है, एब्जॉर्बेट का मतलब क्या है, यदि आपका गैस ऐसी है जो लिक्विड में जाने की टेंडेंसी हाई रखता है तो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। दैट्स इट, इतना सा है। आपको क्रिटिकल टेम्परेचर के लफड़े में नहीं पड़ना ना, आप मत पढ़ो, आप सीधी मेरी बात ये सुन लो। ठीक है, आप परेशान हो गए तो सिंपल आप ये रखो कि जो गैस जितनी जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होगी वो उतना जल्दी उसको फायदा हो जाएगा। अभी मैं एडजॉर्ब भी पढ़ा रहा हूं बेटा, एडजॉर्ब चल रहा है, ए बी नहीं चल रहा, कहीं भी ए डी चल रहा है, वो गलत लिख दिया है, गलत लिख दिया होगा बेटा, कहां गलत लिख दिया, आप एडजॉर्ब भी लिखना हर जगह। बेटा गलती से लिख दिया हो यार, जहां पे भी लिखा है एब्जॉर्ब जानवी वो गलती से लिखा गया होगा, कहां बोल रही है बता। केमिकल काइनेटिक्स का उतना कंपलसरी नहीं है एनसीईआरटी, वैसे तो पढ़नी चाहिए आपको, एनसीईआरटी तो हर चैप्टर की पढ़नी चाहिए, लेकिन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, केमिकल काइनेटिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है नीट में, लेकिन इसमें तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आएगा, इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं मैं। आगे बढ़ जाऊं यार, 2 प्रॉपर्टी समझा दी, आगे बढ़ूं। बेटा टीसी बराबर, ये 7C नहीं है यार, आप लोग यार मेरी राइटिंग गंदी है, लेकिन आप में भी तो दिमाग है सब में। 7C क्या होगा यार, आपने 11th क्लास में टीसी नहीं पढ़ा, टीसी बराबर 8a/27 RB। ठीक है, राइटिंग गंदी है बेटा, लेकिन 7C बराबर 8a/27 RB भी क्यों लिखूंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, रिवर्सेबल नेचर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्सेबल नेचर का क्या होता है, फिजिजोशन, खुद सोचो, क्योंकि आपका एक सरफेस है, इस पे क्या है, वीक फोर्स है ना बेटा,
वीक फोर्स से तो जुड़ा हुआ है पार्टिकल, तो मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वापस चले जाएंगे। तो देखो, मोर गैस इज एब्जॉर्ब व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज as volume of gas decrease according to Lee-Chatterjee principle. The physical adsorption occurs readily at low temperature, decreases with temperature. ये तो सबको पता है। याद है आपको एक गैस की सोलिबिलिटी, आपको याद होगा एक गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड में क्या होती है, प्रेशर बढ़ाने से। सॉल्यूशन चैप्टर याद है सबको? तो ये सिंपल बताना चाहता है, कुछ नहीं बताना चाहता। एक सरफेस है और आपके पास गैस है, तो एक बात बताओ, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उतनी ज्यादा गैस क्या हो जाएगी, एडजॉर्ब हो जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उतनी गैस डिजॉर्ब हो जाएगी। तो जो आपका फिजिजोर्शन है वो रिवर्सेबल नेचर का होता है। कैसा होता है? रिवर्स किया जा सकता है उसे। केमिजोर्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन फिजिजोर्शन को रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है, टेम्परेचर को रेज करके। तो रिवर्सेबल नेचर का होता है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। तो सर्फ तो सिंपल है, देखो यार, सरफेस एरिया जितना जितना बड़ा सरफेस उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन, ये तो सबको चमकेगा यार। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा, लास्ट स्लाइड, देखिए, लिखिए फटाफट। सर हाँ बोलो बेटा। सर नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट वाले पॉइंट में कंफ्यूजन हो रही है। क्या कंफ्यूजन हो रही है बेटा? मैंने एक लाइन तेरे को याद करने को बोला है, सिंपल सा, कि जो गैस जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ठीक है, यस सर। वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, दैट्स इट। इतना सा बोला है, इतना लिख सकते हो कॉपी में, बस मत पढ़ो क्रिटिकल टेम्परेचर में, अभी तुम्हें याद नहीं हो पुरानी चीजें, फिर आपको दिक्कत होती है, इसलिए मैं सिंपल ही बोल, ठीक है। अब ये लिखिए सब लोग, ये लिख लो एक बार, ये जो दिख रहा है एक बार लिख लो, फिर इकट्ठे डाउट पूछ लेना। नहीं बेटा, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है, रेयरली है, वैसे तो होते हैं, लेकिन आपके नीट में तो नहीं आएंगे। तो देखो, फिजिजोर्शन रिवर्स स्पेसिफिक नहीं होता है, रिवर्सेबल नेचर का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सरफेस एरिया वाला तो पॉइंट सिंपल है, जितना ज्यादा सरफेस दोगे उतना ज्यादा तुम्हारा फिजिजोर्शन होगा, तो सरफेस पे तो सब कुछ डिपेंड करता है। अब एंथैल्पी क्या है, देखो इसका डेल्टा एच नेगेटिव है, तो फिजिजोर्शन से उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होता सरफेस। बेटा बोर्ड में भी नहीं आएंगे न्यूमेरिकल, कहीं भी नहीं आएंगे यार, ठीक है, मैं पढ़ देता हूं। Thus finally divided metals and porous substance are good adsorbent। देखो, आप यदि किसी को पाउडर में कन्वर्ट कर दोगे, तो पाउडर में मतलब तोड़ दोगे छोटा 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 छोटा, तो उसका सरफेस बढ़ जाएगा बेटा, और सरफेस बढ़ जाएगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक आपने मेटल लिया सॉलिड, एक उसका पाउडर लिया, तो पाउडर केस में एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा क्योंकि सरफेस ज्यादा है, ठीक है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा है उतना एडजॉर्प्शन ज्यादा है, प्रेशर जितना ज्यादा है उतना फिजिजोर्शन ज्यादा है, टेम्परेचर जितना ज्यादा है उतना कम है, और एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, इसकी लो रहती है, डेल्टा एच जो रिलीज है, क्योंकि आप देखो सरफेस था ना, इस पर पार्टिकल्स आए हैं, लेकिन वो वीक फोर्स से जुड़े, तो उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हुआ सरफेस, तो केमिजोर्शन में ज्यादा रहेगी एंथैल्पी, ठीक है, इसमें क्या रहेगी, कम। देखो, एंथैल्पी ऑफ फिजिजोर्शन इज क्वाइट लो बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल एंड सॉलिड सरफेस इज वीक फोर्स। इतना लिख लो, इतने में कोई डाउट है तो पूछ लो यार सब लोग।
थर्ड पॉइंट बेटा क्या है, एंथैल्पी ऑफ, देखो ना खुद सोचो कि जो सरफेस जो हमारा स्टेबलाइज हुआ है, दैट्स जो फोर्स लगा है, देखो आप खुद सोचो, जो आपका सरफेस स्टेबलाइज हुआ है, जैसे आपका ये था सरफेस, ठीक है, तो अनस्टेबल था, तो अब ये स्टेबल तो हुआ है, लेकिन जो पार्टिकल जुड़े हैं बहुत ही वीक फोर्स से जुड़े हैं, तो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ ना एज कंपेयर टू केमिजोशन। केमिजोशन में तो क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाएगा बेटा, तो हाई एनर्जी रिलीज होगी। फिजिजोशन में उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा, इसलिए कम एनर्जी रिलीज होगी। तो फिजिजोशन का जो एंथैल्पी ऑफ जो आ रहा है वो कम आ रहा है, केमिजोशन का ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है देखो, एंथैल्पी ऑफ फिजिजोशन इज क्वाइट लो बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस एंड सॉलिड सरफेस इज ओनली ड्यू टू द वीक वंडर वॉल फोर्स। बेटा रिवर्सल वाला कुछ नहीं है यार, देखो यहाँ पे जो लग रहा है पार्टिकल्स, ये यहाँ पे खुद सोचो वीक फोर्स है, तो वीक फोर्स को आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो जल्दी रिवर्स हो जाएगा यार फिजिजोशन। कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना ना, केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करने में पंगे होते हैं, यहाँ पे एक वीक अट्रैक्शन का फोर्स है, तो आप इसको आराम से टेम्परेचर बढ़ा के रिवर्स कर सकते हो यार, ठीक है। और किसी कुछ पूछ रहे हैं? सॉरी मैंने, कोई बोल रहा होगा तो मैं वो नहीं लगाया हुआ था। और किसी कुछ पूछ रहे हैं, पूछ ले यार, आज आपको लिखना ज्यादा पड़ेगा या आप नोट्स मैं भेजूंगा अभी। एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर देना आप इस चैप्टर की, अगले वीक से चैप्टर प्रॉपरली रन करूंगा, क्योंकि आज तो इसका एक लेक्चर हो पाया है, अब संडे आ जाएगा आपका पेपर है, फिर जैसे ही मंडे से अगले वीक ऑनवर्ड्स ये चैप्टर हमारा प्राइम टारगेट रहेगा। अभी आप काइनेटिक्स, आप मैं आपसे बोल रहा हूँ, आज है आपके पास, कल है आपके पास पूरा, परसों है सैटरडे, सैटरडे को भी मेरी लंच के बाद क्लास है, तो आप मॉड्यूल पूरी तरह से खगाल लो, अच्छे से करके देख लो। भाई ये वाला चैप्टर कब कंप्लीट होगा, ये अभी यार तुम ऐसे के पीछे पड़ जाते हो, पता नहीं बेटा, देखेंगे। जानवी क्या पूछ रही है, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। क्या पूछ रही है, मेरे को समझ नहीं आया, स्पेलिंग गलत लिख दियोगे यार, ए बी और एडी, एडी वाला सब पढ़ा रहा हूँ, ए बी वाला है नहीं है। क्या पूछ रही है लड़की, वो स्पेलिंग लिख दोगी गलत यार, इतना क्या टेंशन ले रही है लड़की। ऑर्गेनिक कब स्टार्ट होगी बेटा? जब प्लानर में है तेरे ऑर्गेनिक तब स्टार्ट हो जाएगी, जब प्लानर में ऑर्गेनिक आएगी तब स्टार्ट कर पाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, इतना लिख लिया तो सब डन लिख दीजिए यार प्लीज, क्योंकि अभी केमिजोर्शन का भी आपको इतना ही लिखना है, सेम पॉइंट्स। केमिजोर्शन में एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, स्पेसिफिक होगा वो, सही बात है, क्योंकि बॉन्ड बनता है और इरिवर्सिबल नेचर का होगा। लिखिए केमिजोर्शन, तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो देखो हाईली स्पेसिफिक नेचर का रहता है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनता है बेटा, तो केमिकल बॉन्ड बनेगा, तो केमिकल बॉन्ड तो देखो एच और ओ के बीच में बॉन्ड बनता है, तो एच ओ के बॉन्ड में स्पेसिफिक बॉन्ड बनता है, अब वो चाहे आयनिक होगा कोवेलेंट, तो स्पेसिफिक नेचर का हो जाएगा। इट इज हाईली स्पेसिफिक, अकर्स ओनली व्हेन देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। इरिवर्सिबल रहेगा, कंपाउंड फॉर्मेशन है तो इरिवर्सिबल रहता है, ठीक है। अब ये बताऊंगा मैं आपको, ये सर एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में कोई डिफरेंस होता है? नहीं एक होता में बेटा। बी और एक में बी है। एक में डी, सर एक में बी है, ए बी एस ओ आर पी टी आई ओ एन, और एक में ए बी एस ओ आर बी टी आई ओ एन। लड़की यही तो पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन तो डिफरेंस मैंने खुद ने लिखवाया है, ये देख। ये तो जान, ए बी और ए बी का है ना, मैं पूछ रही हूँ जहाँ पे पी लिखा है ना, तो नहीं उसका कुछ नहीं है, हटा, वो सब बकवास हो, गलत लिख दिया, पी होता है। सेम है वो। हाँ सेम है भाई, सेम है यार, वो सेम है यार, वो स्पेलिंग गलत लिख दी होगी बच्चे ने, मेरा जैसा बच्चा होगा, ठीक है। ये लिखो सब लोग, अभी सिर्फ ये पॉइंट मैं समझा रहा हूँ आपको, ये पॉइंट लिख लो, मैं समझा रहा हूँ, इसके आगे का सब इसके अलावा पूरा समझ आएगा आप।
चलिए इतना हो गया यार सबका, सब लोग लिख लो फटाफट। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्शन बेटा? एडजॉर्शन का मतलब होता है डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई बेटा। इसे इसमें कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं? नहीं बेटा, ये खुद कैटलिस्ट होता है, बताएंगे अभी, ये तो कंसेप्ट है, कोई सब्सटेंस थोड़ी ना एडजॉर्शन। तो आप कैटलिस्ट कैसे यूज कर पाओगे बेटा? सब्सटेंस नहीं है, ये तो नॉर्मल है। चलिए लिखा आपने, इतना लिखा क्या यार? अब सुनो यार, ये इसमें क्या पंगा है, देखो अब हो क्या रहा है कि इसमें केमिकल बॉन्ड बनने वाला है, इसके उसके बीच में क्या बनने वाला है? केमिकल बॉन्ड। और आपको मैंने भी काइनेटिक्स पढ़ाया है, ठीक है? प्रीवियस स्लाइड से लिखो बेटा। बेटा फटाफट लिख लो। एक बार ये एग्जांपल बता दीजिए फर्स्ट पॉइंट का। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब, देखो मेटल सरफेस होता है ना, तो ऑक्सीजन आता है मेटल सरफेस पे और M+O2 वो अपना साइड बनाता है सिंपल, समझी लड़की? जैसे सोडियम है तो Na2O बनाएगा, वो पोटेशियम है तो K2O बनाएगा। तो केमिकल रिएक्शन हुई ना बेसिकली इन दोनों के बीच में। तो सही है जानवी? जी सर, थैंक यू। ठीक है, ऑक्साइड बनाना मतलब केमिकल रिएक्शन करना। अभी आगे बढ़ सकता हूं यार? लिख लिया क्या सबने? प्लीज अभी बता रहा हूं सलोनी, लास्ट पॉइंट ही बता रहा हूं, कोई बढ़ने तो दे मुझे आगे, मैं लास्ट पॉइंट ही बताना जा रहा हूं। डन। तो सुनिए, आप लास्ट पॉइंट मुझे बहुत अच्छे समझाना है आपको, तो ध्यान से सुनो सब लोग। देखो ये मान लो आपका एडजॉर्बेट का पार्टिकल है, अभी सुनना सब लोग, लिखना मत थोड़ी देर। और यहाँ सरफेस का पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में क्या बनने वाला है? केमिकल बॉन्ड। और याद है आपको मैंने कल पढ़ाया था, केमिकल बॉन्ड जब भी चाहिए होता है तो यू नीड एक्टिवेशन एनर्जी। आपको क्या चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो केमिजोर्शन में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इनिशियली, आपको हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करनी होती है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको हाई मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। केमिजोर्शन थोड़ा उल्टा है, ध्यान से सुनना। देखो एडजॉर्शन में मैंने आपको क्या बताया सब लोगों को, कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो बेसिकली बेटा घट जाएगा एडजॉर्शन। लेकिन केमिजोर्शन में थोड़ा उल्टा होता है, इनिशियली जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो केमिजोर्शन ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी अचीव होने की कोशिश करना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनने वाला है तो एक्टिवेशन एनर्जी। तो इनिशियली जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इनिशियली केमिजोर्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ती है, याद रखना। लेकिन जब एक बार एडजॉर्शन हो गया, उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हाँ बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं और शायद आपका रेट घट सकता है। तो देखो ये लाइन यही लिखी हुई है कि केमिजोर्शन क्या होता है। देखो केमिकल का दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो एट लो टेम्परेचर। ये कहां पे होता है? हाई टेम्परेचर पे। क्यों हाई टेम्परेचर पे? क्योंकि हमें चाहिए होती है एक्टिवेशन एनर्जी, और उस एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो ये जो केमिजोर्शन है ये लो टेम्परेचर पे बहुत स्लो होगा। यदि इसकी रेट बढ़ानी है तो वी नीड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। क्यों चाहिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर? फिर से बता रहा हूं, क्योंकि जो हमारा एडजॉर्बेट है और जो एडजॉर्बेंट है उन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बनने वाला है। और एक केमिकल बॉन्ड जब ही बनेगा यार जब आप एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव कर लोगे। तो देखिए आपको ये समझ में आ रहा है क्या जो मैंने बोला आपको? जो आपने अभी लिखवाया था कि एब्सॉर्बेंट का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है, वो आपने फिजिकल के लिए लिखवाया नहीं, मैंने सबके लिए, पूरे एडजॉर्शन के लिए लिखवाया। देखो अभी यहाँ पे एडजॉर्शन हुआ नहीं है, देख केमिजोर्शन में तो दो टॉपिक।
सर क्या? एब्जॉर्प्शन तो दो ही टाइप के होते हैं, तो अगर हाँ ये फिजी और केमी, बिल्कुल हाँ बोल भी सकते हो। एब्जॉर्प्शन जो है वो दो type- हाँ बेटा दो ही टाइप के होते हैं, सर लेकिन और एक चीज और हमारी जो E है, हाँ सर जो हमारी ई है एक्टिवेशन एनर्जी, हमने कल पढ़ा था ये जितनी ज्यादा होती है उतना हमारा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, हाँ तभी हम कैटलिस्ट डालते हैं। तो आपके यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा तो मैं ये ये सिंपल कह रहा हूँ, बढ़ेगा, सुन तो मैं ये कह रहा हूँ, सुन तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पार्टिकल को इसके साथ केमिकल बॉन्ड बनाना है, ठीक है? तो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ना कुछ तो रिक्वायर्ड। तो यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो मुझे जल्दी से एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, जल्दी से बॉन्ड बन जाएगा, जल्दी से एडजोर्शन हो जाएगा। तो केमिजोर्शन को यदि फास्ट करना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यू नीड एक्टिवेशन एनर्जी। फिजिजोर्शन में कोई एक्टिवेशन एनर्जी अच्छी है, मतलब कैटलिस्ट नहीं चाहिए होगा कम नहीं करने नहीं के लिए। नहीं, कैटलिस्ट तो है ही मतलब नहीं यहाँ कोई। पे एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा उतना अच्छा रिएक्शन। नहीं यार ये नहीं बोल रहा हूं मैं तो कह रहा हूं कुछ भी है, कुछ भी एक्टिवेशन एनर्जी, मान लो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू एक्स है, वाई है, कुछ भी है, ठीक है? देखो सुनो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार अपने पास एक सरफेस है, इसका एक पार्टिकल है और एक बाहर वाला पार्टिकल है। ये बाहर वाला पार्टिकल आके इसका केमिकल बॉन्ड बनाना चाहता है, तो हम मान रहे हैं कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी एक्स है। अब आपने लो टेम्परेचर रखा हुआ है तो बहुत टाइम लगेगा इस एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करने में। मान लो मुझे जल्दी करना है तो क्या करूं, हाई टेम्परेचर कर दूं। मैं हाई टेम्परेचर करूंगा, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी मेरे को अचीव हो जाएगी केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, एडजोर्शन हो जाएगा। तो केमिजोर्शन को फास्ट करने के लिए वी नीड एक्स्ट्रा टेम्परेचर, सिंपल ये बोल रहा हूं। ये कम है ज्यादा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम है ज्यादा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। फिजिजोर्शन में तो इसलिए था ही नहीं कुछ, तो फिजिजोर्शन में तो अपने आप ही हो जाता था, तो फर्क नहीं पड़ता था। क्लियर सर, थैंक यू सो मच। व्हाट इज केमिजोर्शन? अरे भाई कहां सो रहा है मेरे भाई? केमिजोर्शन का मतलब होता है कि इतनी देर से ही पढ़ा रहा हूं कि एडजोर्बेट और एब्जॉर्बेंट के पार्टिकल के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाए, इतना होता है, ठीक है? ये और लिख लो यार 2 लाइन फटाक से, आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा प्लीज। अच्छा प्लीज एक बार ये और लिख लीजिए, फिर लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ये सेम है, तो आपको एंथैल्पी ज्यादा मिलेगी केमिजोर्शन की, और सरफेस एरिया वाला पॉइंट सेम है, ठीक है? जितनी ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा केमिजोर्शन, वो तो सेम ही है फिजी जैसी। ये 2 पॉइंट और लिख लीजिए प्लीज आप। आज इतना पढ़ाएंगे, तो इसके बाद आप डाउट पूछ सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं। इतना पढ़ाऊंगा आज। तो अभी आप डाउट पूछ सकते हैं आज के लेक्चर के मुझसे फटाफट। बेटा केमिजोर्शन जिसने पूछा था ना, तो 2 पार्टिकल के बीच में फिजिकल फोर्स रहेगा तो फिजिजोर्शन होता है, और केमिकल बॉन्ड रहेगा तो केमिजोर्शन होता है, ठीक है? यदि आपको कोई डाउट नहीं है आप जा सकते हैं, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही पढ़ाऊंगा मैं। अब आगे क्लास में इसके आइसोथर्म्स पढ़ेंगे और कुछ और पढ़ेंगे। प्लीज केमिकल काइनेटिक्स का मॉड्यूल कर लीजिए आप सब लोग, आई रिक्वेस्ट। सैटरडे को उसकी डाउट क्लास है तो पूछ लोगे आप तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। सर हाँ सर मुझे वो पॉइंट एक्चुअली क्लियर नहीं, क्लास डिस्टर्ब नहीं होती इसलिए मैंने बोल दिया। सर मुझे पूछना है कि आपने कहा एक्टिवेशन एनर्जी से हमें मतलब नहीं हो ज्यादा या कम हो, लेकिन हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारा बॉन्ड जल्दी बनेगा, मतलब बॉन्ड जल्दी बनेगा मतलब रिएक्शन जल्दी होगी, रिएक्शन जल्दी होगी मतलब हमारी एक्टिवेशन एनर्जी भी मतलब ना के बराबर होनी चाहिए। सुन 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 सुन, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ फिजिजोर्शन से, ठीक है बेटा? तू कंपेयर करे रिएक्शन से, मैं नहीं कर रहा। फिजिजोर्शन में कोई बॉन्ड बनने वाला नहीं है, तो कोई मेरे को एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है लड़की? लेकिन जो केमिजोर्शन में मुझे बॉन्ड बनाना है, सही है? तो एनर्जी चाहिए मुझे, यहाँ पे ई है, कुछ भी ये चाहिए मतलब मुझे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, तो खुद सोच कौन सा प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ाने से जल्दी होगा, यही वाला ना?
और किसी कुछ पूछना है? व्हाट्सएप पे यार सर ने कर दिया है फॉरवर्ड, आशीष सर ने कर दिया है, व्हाट्सएप पे ही फॉरवर्ड किया है यार। आज फिर कर देंगे, मैं कर दूंगा या सर कर देंगे। एक चीज और पूछनी है, जो क्या? अभी तक आपने हमें चैप्टर्स कर सर, एक सेकेंड, मैंने आपको 4 चैप्टर कराए हैं, 4 खत्म करा चुका हूँ, 5 अभी तक आपने हमें 4 चैप्टर में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? चारों स्टार्टिंग के इम्पोर्टेंट है बेटा, चारों। हाँ इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। अगर पहले उठाना है तो कौन सा उठाना है? इलेक्ट्रो। तो केमिस्ट्री कर लिया सब, लेकिन पढ़ा है अभी, सम सॉल्व नहीं किया है। सम सोल्व करना कंपलसरी है उसका, नहीं तो दिक्कत हो अच्छा, जाएगी। इलेक्ट्रो काइनेटिक्स सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिकल से पहले वाला, लास्ट थर्ड चैप्टर। ओके थैंक यू। सरफेस तो नॉर्मल है। केमिकल काइनेटिक्स से पूछ क्वेश्चन तो बेटा अगली क्लास में पूछ लेना। आज की क्लास को किसी कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं सर हो गया। सर केमिजोर्शन और फिजिजोर्शन दोनों एडजोर्शन के लिए है ना? हाँ, 2 टाइप है बेटा। एडजोर्शन होने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि वीक फोर्स बने, एक तरीका है केमिकल बॉन्ड बने। तो जब वीक फोर्स बनेगा तो फिजिजोर्शन होगा, जब केमिकल बॉन्ड बनेगा तो केमिजोर्शन होगा। कितने जूल्स हीट मैक्सिमम होल्ड कर पाएगा? ये क्या चीज है बेटा? नितिन क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा? कुछ नहीं चमक रहा, आप खुद पूछ लो यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या पूछना चाहते हो। कितने जूल्स क्या? वैसे आप कल क्लास नहीं है? कल नहीं है ना बेटा, तो परसों है शुभांगी, परसों पूछ लेना बेटा। अभी वही तो एंड हो ही रहा है, फिर अगली क्लास भी है मेरी ना, है ना? परसों पूछ लेना, जितने डाउट हो सारे टिक करके रख, परसों पूछ लेना फटाफट फटाफट, मैं बता दूं। ठीक है, और कुछ किसी को बोलना है यार? नितिन नई बात समझ में आ रही तेरी मेरे को, किस रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। चलिए डन करूं क्लास यार? किसी कुछ पूछना है? नो सर। डन फिर पक्का? देख लीजिए सब लोग, 1 मिनट और रुक जाता हूँ, टाइम हो ही गया वैसे तो। किसी कुछ पूछना है पूछ लीजिए, नहीं तो डन करेंगे क्लास। प्लीज एनसीईआरटी पढ़ लेना सब लोग। चलिए डन करते हैं। चलिए थैंक यू यार, बाय सबको। ठीक है यार, ओके यार, बाय सबको, थैंक यू।